लखनऊ लोक भवन में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग। मरकज के मुशाहिद अमित शाह की मीटिंग में शिरकत। पार्टी के जरिए वजीर आला के इंतखाब के बाद योगी आदित्यनाथ की गवर्नर से मुलाकात। हुकूमत साजी का दावा, कल होगी हलफबरदारी की तकरीब। बीरभूम आतिशजनी और कत्ल मामले पर बीजेपी ने ममता हुकूमत पर आयद किए इल्जामात। ममता हुकूमत को करार दिया बेहिस। ममता बनर्जी ने जाए हादसे का किया दौरा। बीजेपी का तंज, बेरहम दीदी के इस्तकबाल के लिए लगाए गए थे बैनर। बीजेपी पार्लिमानी टीम का बीरभूम दौरा। सुप्रीम कोर्ट का हिजाब मामले के जल्द समाअत से इनकार। चीफ जस्टिस एनवी रमैया ने कहा कि मामले के ताल्लुक से न फैलाए सनसनी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर आयद की है पाबंदी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने रवा माली साल में हासिल की 1 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर वैल्यू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की सताइश। ट्वीट कर कहा, जीईएम प्लेटफॉर्म एमएसएमई को बना रहा है बाइख्तियार। और बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस यूक्रेन जंग पर ब्रसेल्स में नेटो का हंगामी इजलास। बाइडन, जॉनसन समेत नेटो के कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत। नेटो ने की रूस की मजम्मत। यूक्रेन की आज़ादी और सालमियत की हिमायत का किया इजहार। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जुमे को पेश की जाएगी तहरीक अदम एतमाद। वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा देने से इनकार। 2018 से इख्तिदार में है इमरान खान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में 18वीं असेंबली की तश्कील के सिलसिले में नामजद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। उन्होंने गवर्नर को 273 MLA की हिमायत के खतूत सौंपे। इससे कबल लोक भवन लखनऊ में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई। इसमें अमित शाह, रघुवर दास, धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह के अलावा रियासती लीडरान भी शामिल थे। अगली खबर का रुख करते हैं। मगरबी बंगाल के बीरभूम में तशद्दुद का मामला सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक छाया हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता हुकूमत पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही गुज़िश्ता रोज अदालत ने मामले की केस डायरी भी तलब की थी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बीरभूम रामपुर हाट के बगतोई गांव में तशद्दुद में मारे गए लोगों के अहले खाना से मुलाकात की। रामपुर हाट शहर के मजाफात में बगतोई गांव में नामालूम बदमाशों ने तकरीबन 10 घरों को आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चे भी जाँ बहक हो गए हैं। ये वाकया पीर की रात पेश आया। इससे चंद घंटे पहले पंचायत के नायब प्रमुख भादव शेख का कत्ल कर दिया गया था। बाद में आतिशज़दगी के इस वाक़े को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। भादव शेख का ताल्लुक रियासत की हुक्मरान जमात तृणमूल से था। बीजेपी की तर्जुमान समित पात्रा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तृणमूल हुकूमत पर बेहिसी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया मिलकर इस वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि जलाने से पहले 6 खवातीन और 2 बच्चों को बेदर्दी से मारा गया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में गुज़िश्ता 1 हफ्ते में 26 सियासी कत्ल हुए हैं और ममता बनर्जी हुकूमत ऐसे वाक़यात को रोकने में नाकाम रही है। विगत 1 हफ्ते में, जस्ट इन द लास्ट 1 वीक, 7 दिनों में 26 पॉलिटिकल किलिंग्स हुए हैं बंगाल में। 26 लोगों को मारा गया है। वो पूरा लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं। पानीहाटी में 2, कोलकाता में 2, देगंगा में 1, हरिचंदनपुर में 1, जारगाम में 1, इच्छापुर में 1। ये बहुत बड़ी फहरिस्त है, ये लिस्ट है।
मुझे दुख और कष्ट इस बात का लग रहा है कि लोगों की हत्याओं को एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी को इस पे काम करना चाहिए था, इनको प्रिवेंट करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था। संबित पात्रा ने बीरभूम कत्ले आम पर ममता बनर्जी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बीरभूम में जहां वहशियाना कत्ल हुए हैं, वहां की खवातीन ये कह रही हैं कि इस वाक़े के बाद पुलिस गायब है, एम्बुलेंस को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। उस गांव में जहां ये निर्मम हत्याएं हुई हैं, वहां महिलाएं कह रही हैं कि पुलिस नदारद थी, 90 मिनट तक पुलिस नहीं आई, पूरी रात पुलिस का कोई वहां व्यक्ति नहीं रहा। जब बंद कमरे में महिलाओं को मार करके जलाया जा रहा था, पुलिस ये सब कुछ जानते हुए भी वहां पुलिस नहीं थी। क्या कारण था पुलिस का नहीं? इट वॉज जस्ट बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंड इन ग्लव विद दिस होल ग्रूसम मर्डर। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कहीं ना कहीं उसको निर्देश मिला हुआ था कि पुलिस को वहां पहुंचने नहीं देना है। और तो और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। यह कानून की व्यवस्था है बंगाल के अंदर। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बीरभूम वाक़े की हुक्मरानी पर एक धब्बा करार देते हुए इसे एक शर्मनाक वाक़या करार दिया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में लोगों को इस तरह जिंदा जलाना बहुत तकलीफदेह है। This is a shameful event. This is indelible scar on governance and democracy. This will put our head to shame. Burning of people alive in democracy in this manner is very painful, very shameful. I appeal to the government to learn the lessons rather than offer just a defense. और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब केस की जल्द समाअत से इनकार कर दिया। कुछ मुस्लिम लड़कियों की तरफ से पेश हुए वकील देवदत्त कामत ने आज जल्द समाअत का मुतालबा किया और कहा कि 28 मार्च से इम्तिहान है, लेकिन हिजाब की वजह से बच्चियां स्कूल में दाखिल नहीं हो पा रही हैं। अदालत ने कहा कि केस का इम्तिहान से कोई ताल्लुक नहीं है, मामले को सनसनीखेज न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को कोरोना से मौत का मुआवजा हासिल करने के लिए दायर किए जाने वाले झूठे दावों के इल्जामात की जांच करने की इजाजत दे दी है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में दायर 5% दावों का जायजा लिया जाएगा। अदालत ने 21 मार्च को फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे के दावे के लिए 28 मार्च तक 60 दिन का वक्त मुकर्रर किया है। अदालत ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में होने वाली मौत का मुआवजा हासिल करने के लिए 90 दिन के अंदर दावा भी करना होगा। समाअत के दौरान अदालत ने कोरोना से अमवात के मामलों में मुआवजे के झूठे दावों पर तशवीश का इजहार किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CAG को ऑडिट करने का मशवरा दिया था। 7 मार्च को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमाम रियासतों में मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन मसला ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली अमवात पर हुकूमतों की तरफ से दी जाने वाली मुआवजे की रकम की अदायगी के मामले पर मुआवजे में रियासती हुकूमतों की सस्ती बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत जारी की कि कोरोना से यतीम होने वाले बच्चों को मुआवजे के लिए अदायगी की जाए। तमाम तफसीलात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को 1 हफ्ते के अंदर जमा कराएं। और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने रवां माली साल में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर वैल्यू हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी खरीदारी में शफाफियत लाने के लिए हुकूमत ने ऑनलाइन खरीदारी के लिए 2016 में GEM पोर्टल शुरू किया था। इस दरमियान वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि GEM से सरकारी खरीदारी में शफाफियत आई है। उन्होंने रियासतों और पंचायतों से ज्यादा पोर्टल में शामिल होने की अपील की है। और मीडिया हमारी निगरानी रखे। ये GEM के पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल गया सबको, स्पीड भी हो गया। कहाँ टेंडर्स महीनों तक लटकते पटकते रहते थे, कहाँ डिसीजन मेकिंग में कभी अधिकारी कभी मंत्री हिचकते थे, सब पारदर्शी कर दिया GEM पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को एक खुशखबरी दी कि कल दोपहर को 2 बजे GEM पोर्टल, अकेले एक पोर्टल पे
1,00,000 करोड़ की खरीद सरकारी व्यवस्थाओं ने जेम पोर्टल के माध्यम से, और तेजी से इस पर वृद्धि होते जा रही। पिछले 4 वर्षों में 1,00,000 करोड़ हुआ था, इस वर्ष अकेले 1,00,000 करोड़ क्रॉस कर गया। और मैं तो सभी को आमंत्रण करूंगा कि आप अपनी अपनी राज्य सरकारें, अपने अपनी पंचायत या लोकल बॉडीज को भी कहें कि जेम से खरीदें। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की हुसूलियाबियों पर जेम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि 1,00,000 करोड़ के कारोबार तक पहुंचने के लिए इब्तिदाई दौर में 4 साल लग गए थे। जेम ने एक नया माइलस्टोन स्थापित किया है। ये माइलस्टोन है 1 साल में 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई का। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेम के सीईओ पीके सिंह। सर, ये जो माइलस्टोन आपको मिला है, कैसे मिला है ये? पहला 1,00,000 करोड़ हमने 4.5 साल में किया था, और इस बार 1,00,000 करोड़ हमने 1 साल के अंदर ही कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स में करीब 3,000 से ज़्यादा हम लोगों ने फीचर फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करी। इसमें कई सारे सेलर्स को ऑन बोर्ड किया, बहुत सारे इंटीग्रेशंस किए, पेमेंट इंटीग्रेशन, बैंक के साथ इंटीग्रेशन किया, जीएसटी के साथ किया, इनकम टैक्स के साथ किया, आधार के साथ किया। आप जो भी आप नेम करें, जो वेरिफिकेशन जो गवर्नमेंट डेटाबेस है जेम का, उसके साथ इंटीग्रेशन हुआ है। तो उससे बहुत सहूलियत हो जाती है कि आपको जो भी, देखिए सरकार को कोई सामान अगर आप बेचेंगे तो उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, हमें पूरे जीएफआर का पालन करना पड़ता है। तो अगर हम ऑफलाइन जाके ये काम करें तो आपको बहुत सारे कागज़ देने पड़ेंगे, बहुत सारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि जेम पर सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो इस तरह मतलब काफ़ी सहूलियत रही है, बहुत काम हुआ इसके पीछे कि हमने 1,00,000 करोड़ पूरा किया है। कौन सा स्टेट इसमें सबसे ज़्यादा बायर और सेलर है? और एक आपने इकोसिस्टम की भी बात करी, वो इकोसिस्टम क्या है? नहीं, जैसे राज्य की बात करें तो आज राज्य सरकारें करीब 30%, जो हमारा पूरा व्यवसाय है उसका 30% हिस्सा राज्य सरकारों से आता है। और ख़ास करके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश राज्य का, जिसने ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल बिजनेस उत्तर प्रदेश राज्य से आया है। तो अलग अलग स्तर पर है राज्य, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। हमारा तो ये मानना है कि भाई हमारे पोर्टल पर हम बोलते हैं 3 स्तंभों पर आधारित है: दक्ष, पारदर्शी एवं समावेशी। तो जिसे भी ये एडवांटेज लेना है वो हमारे पोर्टल से जुड़ेगा और उसके फ़ायदे होते हैं। जेम जो है अभी 5वें स्थान पर है जी, और आपने कई कंपनियों के, अमेरिका के और कोरिया के कंपनियों के नाम लिए। कौन कौन सी कंपनियां हैं? सबसे बड़ा तो कोरिया का कोनेप्स है, जो सबसे पुराना भी है, करीब मैं कहूँगा कि 20 साल पुराना है। चिली कॉम्प्रा है, चिली का साउथ अमेरिकन। अमेरिका का है जीएसए, जीबीएस है सिंगापुर का, और जेम है इंडिया का। तो ये सारे 10 साल से ऊपर, 10, 15, 20 साल से पुराने पोर्टल हैं, और हमारा सिर्फ 5.5 साल का ही जर्नी रहा है अभी। तो हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है अभी। और अभी हमारा मैंडेट सिर्फ कॉमन यूज़ गुड्स एंड सर्विस का है, और जैसे जैसे मैंडेट बढ़ेगा हम और तेज़ी से बढ़ पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सीईओ, जेम के सीईओ, और जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की है, और कैसे भविष्य में ये ऐसी संभावना होगी कि जेम पहले पायदान पे होगा। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये खैर सगाली मुलाकात थी। काबिल जिक्र है कि पंजाब के वजीर आला के तौर पर भगवंत मान का दिल्ली का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ एक मीटिंग की। अरकान पार्लियामान ने कहा कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई अवामी खिदमत के लिए हमेशा नई तवानाई और तहरीक देती है। इस मौके पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। दिव्यांग आयुष कुंडल ने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आयुष के पैरों से बनाई गई पेंटिंग्स को मुतासिर कुन बताते हुए हमवतनों से उन्हें देखने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने आयुष के बारे में मालूमात देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आयुष कुंडल की पेंटिंग ज़रूर देखें। आयुष ने अपनी पेंटिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग लर्न मौजूद हैं। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज आयुष कुंडल से मुलाकात मेरे लिए एक नाकाबिले फरामोश लम्हा बन गया। आयुष ने जिस तरह पेंटिंग्स में महारत हासिल की और अपने जज्बात को अपनी उंगलियों से शक्ल दी, वो सबको मुतासिर करने वाला है। इनसे तहरीक मिलती रहे, इसलिए मैं उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूं।
मरकजी हुकूमत मुल्क से टीबी को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीबी के आलमी दिन पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी के खात्मे का जो हदफ मुकर्रर किया है उसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। वजीर सेहत ने कहा कि इसके लिए अवाम की शिराकत बहुत ज़रूरी है। टीबी के खात्मे के लिए 14 अप्रैल से 21 रोज़ा अवामी शिराकत दारी मुहिम चलाई जाएगी। टीबी की वैक्सीन बनाने का काम भी जारी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हर पंचायत को टीबी के एक मरीज को गोद लेना चाहिए, जिससे टीबी को खत्म करने में मदद मिलेगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने टीबी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। आनंदीबेन पटेल ने टीबी से मुतासरा बच्चों को गोद लेने की अपील की ताकि टीबी का खात्मा किया जा सके। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया ने गांधीनगर में गुजरात कानून साज असम्बली के अरकान से खिताब किया। मुल्क की तहरीक आज़ादी में ख़वातीन के ताउन को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि हंसाबेन मेहता ने न सिर्फ मुल्क में ख़वातीन के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि वो गुजरात की ख़वातीन के लिए हर मैदान में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने के लिए तहरीक का जरिया बनी। सदर जमहूरिया ने गुजरात की शानदार सखाफत के बारे में कहा कि नीमाबेन आचार्य जैसी मजबूत खातून जहां एक तरफ रियासती असम्बली की पहली खातून स्पीकर बनी, वहीं विट्ठल भाई पटेल ने गुजरात को मुल्क की सियासत में अहम बना दिया, जिनके नाम पर आज गुजरात कानून साज असम्बली का नाम रखा गया है। गीत बन गया था। इस भजन ने भारतीय संस्कृति के मानवतावाद को प्रसारित किया। पूरी मानवता के प्रति समदृष्टि के परिवेश में गुजरात में पली बड़ी हंसाबेन मेहता ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रावधानों में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। वे उन 15 महिलाओं में से थी जिन्होंने संविधान सभा के सक्रिय सदस्यों के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। आज लोकसभा में वक्फाई सवालात के दौरान मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल अशिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ ऐवान में बैठे लीडरान इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की मुद्दत के दौरान 40 से ज़्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बने हमारे स्टार्टअप के युवा युवती, जो पूरी कड़ी मेहनत से नए नए आइडियाज से टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल करके आज विश्व में 3रे नंबर पे भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। हमारे विभाग अकेले में 65,000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। उसके अलावा लाखों होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और 90 से अधिक उन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बने, यानी $1 बिलियन, 7,500 करोड़ से अधिक जिनकी वैल्यूएशन है, ऐसे 90 स्टार्टअप भारत के हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, कोविड काल में भी हमारे युवा युवतियों की क्षमता देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी सोच कितनी बड़ी है कि उन्होंने कोविड काल में 40 से अधिक स्टार्टअप पिछले वर्ष में, जबकि पूरे देश में इतनी समस्याएं थी, 40 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। आज राज्यसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर ने यूक्रेन बहरान पर कहा कि हुकूमत हिंद की तशवीश वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के ताल्लुक से थी। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत रूस और यूक्रेन में अमन चाहती है। Where our own position on Ukraine is concerned, it is very clear, sir. It is based on 6 principles. 1, that we call for immediate cessation of violence and end to all hostilities. We stand for peace. 2, we believe that there is no other way than a return to the path of dialogue and diplomacy. 3,
we believe, we recognize that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. 4, we call for humanitarian access to a conflict situation. 5, we ourselves give humanitarian assistance. We have given 90 tons of humanitarian assistance so far, and we are looking at providing more, especially medicines. And 6, we are in touch with the leadership of both the Russian Federation and Ukraine on this matter. The Prime Minister himself has spoken to the presidents of both countries. नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर मुमलिकत निशित प्रमाणिक ने आज राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान ऐवान को इस बात से आगाह किया कि मुल्क में खेलों की तरक्की के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इस सिमत में 2024 तक उन्होंने 1000 खेलो इंडिया मराकज़ की बात कही। पूरा भारत में खेल क्षेत्र के विकास के लिए 2024 तक भारत सरकार ने और भारत की खेल मंत्रालय के द्वारा 1000 खेलो इंडिया सेंटर भारत की हर एक क्षेत्र में करने का लक्ष्य रखा है और हम वो लक्ष्य के ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी तक लगभग 2397 करोड़ रुपया का अभी नया 200 जो 289 प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया गया है और उसमें से काफी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ गया है और हम आशा रखते हैं 2024 से पहले पूरा जो 1000 खेलो इंडिया सेंटर करने का इरादा है वो लक्ष्य भी हम लोग पूरा कर लेंगे। और जामिया हमदर्द में की जाने वाली आला मेयारी रिसर्च और तहकीक के एतराफ़ में वजारत आयुष भारत सरकार ने तिब यूनानी का मरकज़ इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा है। इसमें वजारत आयुष की आयुर स्वास्थ्य योजना के तहत 10 करोड़ की माली ग्रांट 3 साल के लिए दी जाएगी। इस मरकज़ में दवा साजी और कीमियावी तज्जिया और दीगर तहकीक़ात की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत जामिया हमदर्द में रिसर्च के बैनुल-अक़वामी मेयार की लेबॉरेटरी कायम की जाएगी, जिसमें यूनानी अद्वियात के कामों की साइंसी तौसीक़, नई अद्वियात की ईजाद, साथ ही तिब्बी अमले की तरबियत और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। शेखुल जामिया प्रोफेसर अफशार आलम ने इस प्रोजेक्ट के लिए जामिया हमदर्द को मुंतखब किए जाने पर वजारत आयुष और सेंट्रल काउंसिल बराए तहकीक़ात तिब यूनानी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में यूक्रेन पर रूस के हमले के तनाजुर में नेटो सरबराह का इजलास ब्रसल्स में शुरू हो गया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल की ज़ेर सदारत होने वाली इजलास में नेटो के दिफा को मजबूत बनाने के लिए अगले इक़दामात का फैसला किया जाएगा। नेटो सरबराह इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सरबराही इजलास में नेटो इस बात पर गौर करेगा कि यूक्रेन की किस तरह मदद की जाए। उन्होंने कहा कि नेटो की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करने के लिए तरीक़ों पर गौर किया जाएगा। इसी दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से यूक्रेन के साथ जंग के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो खिताब में कहा कि यूक्रेन में 1 माह से जंग जारी है। उन्होंने तमाम ममालिक से अवामी सतह पर यूक्रेन की हिमायत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रूस यूरोप में लोगों की आज़ादी को दबाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जुमे को तहरीक अदम एतमाद पेश किया जाएगा। इसी दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। ख्याल रहे कि 2018 से इमरान खान इख्तिदार में हैं। दिल्ली पुलिस का काम वैसे तो शहरियों की हिफाजत करना है, जिससे हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ अंजाम देते हैं, लेकिन अब इसी पुलिस ने एक कदम बढ़कर एक शानदार पहल की है। दिल्ली की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इस इक़दाम का मकसद कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी में नई सुबह लाना है। पिंक बूथ में चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट मराकज़ के ज़रिए जिस्म फरोशी में मसरूफ़ ख़वातीन की बाज़ाबतकारी और उन्हें खुद कफ़ील बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की कोशिशें वाकई काबिल सताइश हैं। कौमी राजधानी दिल्ली के जीबी रोड का नाम सुनते ही आपके जहन में उन खवातीन की छवि घूमने लगेगी जिनके लिए जिस्म फरोशी उनके रोजगार का जरिया है।
अपनी गुजर बसर के लिए मजबूर इन खवातीन को हर कोई बुरी नजर से देखता है। वहीं सेंट्रल दिल्ली पुलिस के जरिए कायम किया गया पिंक बूथ अब इनकी तारीख जिंदगी में रोशनी बनकर सामने आया है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर मल्टी स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज की भी शुरुआत की जा रही है ताकि महिलाओं को सशक्त भी बनाया जा सके और उनको हुनर भी सिखाया जा सके। देखिए, कभी भी रेस्क्यू से काम नहीं चलता, रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है। नहीं तो कई बार हमने देखा है कि हम लोग कोई अनविलिंग लड़की है या कोई नाबालिग है, उनको रेस्क्यू करते हैं लेकिन फिर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इनको हम ऑक्यूपेशनल स्किल्स दें ताकि वो कहीं एम्प्लॉयमेंट उनको मिले उसके आगे। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी 3 तरह की चीज़ें स्टार्ट करी हैं और आगे देखेंगे जिस तरह की डिमांड बढ़ेगी वैसे उसको बढ़ाया भी जाएगा। तो अभी वी हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम NGOs, वी हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स, पीपल आर विलिंग टू कम एंड एजुकेट देम। तो हम लोगों ने एक तो कंप्यूटर्स के कोर्स शुरू किए हैं, उसके अलावा हम लोग स्टिचिंग सिखा रहे हैं जिसको हम लोग 3 महीने का कोर्स करेंगे ताकि वो एक बेसिक स्टिचिंग उनको करनी आ जाए और वो कहीं और काम कर सकें। उसके अलावा हम लोग हेल्थ केयर, क्योंकि कोरोना के टाइम में देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो हम उन्हें हेल्थ केयर का 3 महीने का कोर्स हम लोगों ने भी प्लान किया है। इस पहल का मकसद इन खवातीन की बाज़ावतकारी के साथ ही इन्हें पेशावराना तौर पर भी बाहुनर बनाना है। यहाँ की जो रहने वाली महिलाएं वो देह व्यापार से लिप्त हैं, हम उनके जीवन को कैसे चेंज करें, उनके अंदर कैसे बदलाव लाएं कि वो समाज के साथ बिल्कुल पॉजिटिव तरह से जुड़ सकें। इनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे अल्ट्रासाउंड कराना, ब्लड टेस्ट कराना है या किसी तरह के भी टेस्ट डॉक्टर उनको कहता है, क्योंकि ये कई लोगों के साथ जब रिलेशंस बनाती हैं तो इनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उनको हम अपनी साथ जोड़ सकें तो हमने इसीलिए पिंक बूथ हमारा है, तो हमने उन्हें पिंक बैग दिए हैं और इस तरह से हम उन्हें बुक्स, मटेरियल, पेन, पेंसिल, जो भी एजुकेशन में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो हमें समीर भाटी जी दे रहे हैं। और इसके अलावा जब वो 6 मंथ का कोर्स कर लेंगे तो हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। इनमें से कई खवातीन पढ़ी लिखी हैं और आला तालीम हासिल कर चुकी हैं। मैं BSc ग्रेजुएटेड हूँ, सो मैं इस लाइन में कैसे आऊँगी मुझे ये नहीं पता चला, पर गलती से आ गई। अब यहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया करके अपनी आगे का लाइफ इस दंदल से निकल के आगे का अच्छा लाइफ जीना चाहती हूँ। इनका मानना है कि ये स्किल सेंटर मुस्तकबिल में इन्हें बेहतर जिंदगी देने में मददगार साबित होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि जब एक महिला थाने पहुंचती है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए तो उसका सामना एक मेल पुलिस कर्मचारी से होता है जिसके सामने वो अपनी निजी बातें कहते हुए थोड़ी सी झिझकती है। लेकिन इस तरह के पिंक बूथ्स अगर बनाए जा रहे हैं तो वो उनके लिए बेहद मददगार साबित होंगे, जहां पर वो बेझिझक अपनी बात कह सकेंगी। और साथ ही साथ इस तरह के स्किल सेंटर भी इसमें खोले जा रहे हैं तो इससे उनमें और भी आत्मविश्वास पैदा होगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं साइमा खान, DD न्यूज़। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।